नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 104% का टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने चीन के ऊपर। चीन ने जवाब में 34% का टैरिफ लगाया तो ट्रंप ने बढ़ाकर 104% कर दिया। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका, चीन, जापान कई जगहों के बाजार फिर से गिरे हैं। भारत में भी 9 अप्रैल की सुबह से ट्रंप का टैरिफ लागू हो चुका है। दुनिया परेशान हो गई है कि इस ट्रंप को कैसे समझें। इस वीडियो को पूरा देखिए, रवीश कुमार ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनकर सपोर्ट कीजिए। भारत के 3 लाख छात्र जो अमेरिका में पढ़ते हैं ट्रंप के फैसले से प्रभावित होने जा रहे हैं। साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, फार्मा के छात्रों को पहले अनुमति थी कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल तक वहां काम कर सकते हैं। ट्रंप अब इस नियम को बदलने जा रहे हैं। अगर यह नियम बदल गया तो भारत के छात्रों को पढ़ाई पूरी होते ही अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। भारत के छात्र करोड़ों रुपए का लोन लेकर अमेरिका पढ़ने जाते हैं। अमेरिकी कॉलेज को उनसे खूब कमाई होती है। 3 साल तक काम कर भारत के छात्र अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने वज्रपात कर दिया है। क्या भारत सरकार का कोई मंत्री इस पर बोल रहा है? क्या सरकार का मंत्री केवल संभल और वक्फ बोर्ड पर ही बोलेगा? लाखों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में इन मंत्रियों का क्या कहना है? जिन घरों के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं वो काफी परेशान हैं। इनमें से ज्यादातर तो मोदी मोदी करने वालों के भी बच्चे हैं, तब भी कोई हलचल नहीं। वो मंत्री क्यों चुप हैं जो विदेशों में फंसे भारतीयों को विमान में लाने चले जाते थे? लाखों भारतीय छात्रों को क्या भारत सरकार कोई भरोसा दे सकती है? क्या यह अर्जेंट मसला नहीं है? ट्रंप को डियर फ्रेंड कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्या ट्रंप को फोन करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए? उन विद्वानों से पूछिए जो अभी से टीवी पर गाना गाने लगे हैं कि टैरिफ से कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या इन्हें भारतीय छात्र नजर नहीं आते? उन्हें अमेरिका में नौकरी नहीं मिलेगी, इंटर्नशिप नहीं मिलेगा। क्या यह बुरा असर नहीं है? रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारत की जीडीपी के अनुमान घटा दिए हैं। रेपो रेट कम किया गया है, लेकिन जब पूछा गया कि और कितना कम होगा तो संजय मल्होत्रा ने कहा, मैं महाभारत का संजय नहीं हूं। जाहिर है अभी उन्हें भी सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन टैरिफ का असर भारत पर नहीं पड़ेगा। सरकार का भजन करने वाले झाल बजाने लगे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी सारी जानकारियां समेटकर हमने बनाया है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को ही नहीं, अमेरिका को भी कंफ्यूज कर दिया है। कोई ट्रंप के विचारों को आर्ट ऑफ डील नाम की किताब में खोज रहा है। यह किताब ट्रंप ने लिखी है तो कोई 1987 के न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी तरफ से दिए गए विज्ञापन निकालकर पढ़ रहा है, तो कोई पत्रकार उनकी प्रॉपर्टी का प्रबंधन करने वाले को भी पकड़कर ले आ रहा है, इंटरव्यू कर रहा है। सबका भाव यही है कि भाई कुछ जानते हो तो बताओ, हमारे राष्ट्रपति वाकई ऐसे हैं, और हैं तो कब से ऐसे हैं? क्या वाकई अमेरिका में स्वर्ण युग आने वाला है या जो है वो भी चला जाएगा? चैनल पर ट्रंप के जानने वालों को बुलाकर उनसे समझा जा रहा है। उनके समर्थक भी चैनलों में चले जा रहे हैं और उनकी विचारधारा के उद्गम से लेकर अंजाम तक पर बहस होने लगी है। इससे पहले 4 साल राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोबारा चुनने से पहले ही उनके बारे में ठीक से पता कर लेना चाहिए था। अमेरिकी लोगों से अच्छे तो भारत के लोग हैं जो बाल नरेंद्र वाली कॉमिक स्ट्रिप्स को कब का भूल चुके हैं। 3 बार प्रधानमंत्री चुन चुके हैं और फिर भी अब पता नहीं करते कि डिग्री सही है या नहीं। अब तो ट्रंप कब किस जुबान में बोल देंगे, उन्हें अपना डियर दोस्त बताने वालों को सावधान भी रहना चाहिए। ट्रंप के सचिव कहते हैं 70 देश फोन कर टैरिफ पर बात करना चाहते हैं, टैरिफ घटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप इसी बात को अभद्र तरीके से कह देते हैं। लेकिन क्या वो भारत इसे अभद्र कह सकता है? भारत आपत्ति दर्ज करा सकता है? कभी नहीं कराएगा, क्योंकि जिसके यहां लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंसक गालियों का इस्तेमाल करते हैं, गालियों से भरे नारे लगाते हैं और सभी धर्म के रक्षक चुप रह जाते हैं, उसके यहां के नेता कैसे बोल सकते हैं कि ट्रंप ने अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है? ट्रंप के समर्थक जानते हैं कि वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे खुश हो जाते हैं। ट्रंप को साफ दिल का मानते हैं। ट्रंप ने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, हमने उसे बीप बीप कर दिया है। हालांकि ट्विटर पर लोग सुन चुके हैं। I'm telling you, these countries are calling us up. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. जिस ट्रंप के फैसलों पर उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वही ट्रंप शी जिनपिंग की बुद्धिमत्ता को लेकर चीन की जनता से सवाल कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन की जनता से अपील कर दी है कि मुझे उम्मीद है आपके राष्ट्रपति स्मार्ट हैं, अन्यथा आपकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने वाला है।
ट्रंप ने चीन से कहा है कि 34% का टैरिफ तुरंत वापस लो, वरना 104% टैरिफ भुगतने के लिए तैयार रहो। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं, हम डराने पर झुकते भी नहीं। ये दोनों देश आपस में एक दूसरे से भले ना डरते हों, लेकिन दुनिया के शेयर बाजार में खूब गिरावट है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं उन पर हंसी भी आती है तो रोने के जैसा लगता है, और रोना आता है तो लगता है कोई हंसे जा रहा है। ट्रंप का साथ अगर किसी ने दिया है तो भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन की बदमाशियों के कारण ट्रंप को यह सब करना पड़ रहा है। चीन को दोष दीजिए, ट्रंप को नहीं। चीन के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर असर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुआ। आज जो हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दशकों से चली आ रही गलतियों का नतीजा है। चीन ने अनुचित व्यापार प्रथाओं का फायदा उठाया और दुनिया के देशों ने 3 दशक तक इस बात को नजरअंदाज किया। इतना कुछ कह दिया पीयूष गोयल ने, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ने पीयूष गोयल को साथ नहीं लिया, ना ही उन्हें थैंक यू गोयल कहा है। ट्रंप जिस जुबान में दुनिया के देशों के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया में दोस्तों ईर बीर फत्ते का गेम चल रहा है, ऐसा लगता है। इस प्रसंग में फत्ते कौन है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से ईर हैं ट्रंप, बीर हैं शी जिनपिंग। इस समय दुनिया में जो भी हो रहा है उसे आप केवल ईर बीर और फत्ते से समझ सकते हैं। ईर बीर फत्ते मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता है, जिसे अमिताभ बच्चन ने गाया है। कविता का सार यही है कि ईर जो करता है बीर वही करने चल देता है, ईर बीर जो करते हैं वही फत्ते भी करने आ जाता है। लेकिन फत्ते से हो नहीं पाता। हर गेम में जाता तो है, लेकिन ऐसे निकल आता है जैसे वह गेम उसका था ही नहीं। फत्ते को पता है कि उसे कुछ मिलना नहीं है, वो लकड़ी भी काटने को नहीं मिलती जो ईर और बीर काट लाते हैं। यही नहीं, जब ईर और बीर गुलेल बनाने जाते हैं तो फत्ते भी जाता है, लेकिन उसका कट कुट हो जाता है। ईर जितना टैरिफ लगाते हैं बीर उतना टैरिफ लगाते हैं। यही चल रहा है, इधर से जितना उधर से उतना, जितना उतना में दुनिया का कारोबार भड़बड़ाने लगा। हम तो आपको ईर बीर फत्ते से समझा रहे हैं। ट्रंप के वाणिज्य सचिव स्कॉट बेसेंट ने 2024 में 3 रंगों की बाल्टी का उदाहरण देकर समझाया था। कहा था कि हमें सबको साफ साफ बता देना होगा कि देख भाई, 3 रंग की बाल्टियां रखी हुई हैं, लाल बाल्टी, पीली बाल्टी, हरी बाल्टी, आप चुन लो आप किस बाल्टी में रहना चाहते हो। इधर अमेरिका बाल्टी लोटा का उदाहरण देकर सबको हड़का रहा है, और हम हैं कि बीन बजा रहे हैं कि भारत पर असर नहीं पड़ेगा। तो बताइए भारत ने किस रंग की बाल्टी चुनी है? भारत के लोगों को क्या यह सब बताया गया है कि भारत ने अमेरिका को क्या प्रस्ताव दिया है, उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? इसकी जानकारी किसे है? लेकिन अमेरिका की संसद में अमेरिकी प्रतिनिधि बता रहे हैं कि भारत ने क्या प्रस्ताव दिया है। अमेरिका के उच्च सदन सेनेट की वित्तीय समिति के सामने जेमिसन ग्रीर ने बताया है कि भारत क्या करने वाला है। ग्रीर अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि हैं, उन्हें ट्रंप की ट्रेड नीति के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया। ग्रीर ने कहा कि अमेरिका के कृषि उत्पादों पर भारत 39% टैरिफ लगाता है, लेकिन अब भारत ने सुझाव दिया है कि कम कर देंगे। Our average tariff on agricultural goods is 5%, but India's average tariff is 39%. Nearly 50 countries have approached me personally to discuss the president's new policy and explore how to achieve reciprocity, and they've spoken with many members of the administration. Several of these countries, such as Argentina, Vietnam, India, and Israel, have suggested that they will reduce their tariffs and non-tariff barriers in line with the president's policy. And these obviously are welcome moves. तो भारत ने कृषि उत्पादों के आयात को लेकर अमेरिका से क्या वादा किया है? क्या भारत के किसानों और पशुपालन से आजीविका चलाने वाले किसानों को पता है अमेरिका के किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है? जब वे दूध के उत्पादन से लेकर अपने कृषि उत्पाद यहां लाएंगे तो क्या भारत के किसान बिना सब्सिडी के मुकाबला कर पाएंगे? कई लोग दावा कर रहे हैं कि टैरिफ से भारत पर असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने चीन पर 104% का टैरिफ लगा दिया है, तो चीन के मुकाबले भारत को लाभ होगा। भाई ये तो बताइए कि चीन में जो चीजें बनती हैं, क्या वही चीजें भारत में बनती हैं जो अमेरिका भारत से लेने लग जाएगा? आईफोन जैसी चीजों को छोड़ दें तो कितनी ऐसी चीजें भारत बना रहा है जो चीन के उत्पाद से बेहतर है। सबसे बड़ी बात है कि इन विद्वानों को कैसे पता कि भारत किस दर से अपना टैरिफ कम करेगा, और खेती से लेकर डेयरी के उत्पादों पर टैरिफ कम हुआ तो उन 60 लाख लोगों का क्या होगा जो पशुपालन से अपना घर चलाते हैं। जब पता ही नहीं, डिटेल मालूम नहीं, तो फिर बताने की जल्दी क्यों कर रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? यहां तो अमेरिका के सीनेट से पता चल रहा है कि कृषि उत्पादों पर भारत टैरिफ कम करने का वादा कर रहा है। पोल्ट्री में बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई सालों से एक प्रयत्न हो रहा है अमेरिका द्वारा
कि हम भारत में चिकन लेग्स का इंपोर्ट करें, क्योंकि अमेरिका में एक एक उनका जो एक नॉर्मल तरीका है वो ये है कि वो चिकन के ब्रेस्ट पार्ट को खाते हैं ज्यादातर, और उनका जो लेग्स हैं वो वेस्ट हैं। जब जॉर्ज बुश भारत में आए थे कुछ साल पहले, तो उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया था कि इंडिया अपनी मार्केट को खोले। अगर आप सेंट्रल एशिया में जाते हैं तो वहां पर अमेरिका के प्रयास से उन्होंने अपनी मार्केट खोलनी पड़ी। वहां के लोग उसको बुश लेग्स कहते हैं, चिकन लेग्स को। मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर हमने ट्रम्प लेग्स के लिए इंपोर्ट का अलाउ कर दिया तो मुझे लगता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा, क्योंकि हमारे देश में हम चिकन लेग्स को प्रेफर करते हैं ओवर द ब्रेस्ट पोर्शन, जो कि अमेरिकन जो उसको प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक लेट अस बी वेरी क्लियर कि ये सब जो नुकसान होगा वो इसलिए होगा क्योंकि आज जरूरत है कि अमेरिका के एग्रीकल्चर को ठीक किया जाए, क्योंकि अमेरिकन एग्रीकल्चर इतनी हाईली सब्सिडाइज्ड है। $42 बिलियन की सब्सिडीज वो अपने किसानों को देते हैं, और जिससे कि इंटरनेशनल प्राइसेस गिर जाते हैं। जब इंटरनेशनल प्राइसेस गिर जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका प्रोड्यूस चीपर होता है कंपेयर टू जो हमने जिस तरीके से प्रोटेक्शन दी हुई है। भारत को चाहिए कि वो अपने एग्रीकल्चर को बिल्कुल ना खोले, ना ही वो इंडस्ट्री के दबाव में ये करे कि हम अपने इंडस्ट्री को कहीं बेनिफिट हो रहा है तो हम एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर कम वट में, और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आज भारत की खाद्य सुरक्षा या लाइवलीहुड सिक्योरिटी या एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भारत में इससे बड़ा क्षेत्र नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, और उसको हमें बिल्कुल उस तरीके से रखना है, बचा के रखना है कि कोई नुकसान ना हो पाए। एक बार कमलनाथ ने कहा था कि मैं अमेरिका के किसानों से मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन अमेरिका के ट्रेजरी से नहीं। उनका मतलब अमेरिका के सरकारी खजाने से था, क्योंकि वहां के किसानों को अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। भारत के किसान उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि भारत WTO के नियमों के दायरे में ही किसानों को संरक्षण देता है। यहाँ के किसान छोटे और गरीब हैं, लाखों लोग खेती से जुड़े हैं। वहां तो कपास की खेती करने वाले करीब 8,000 किसानों को जितनी सब्सिडी दी जाती है उसके सामने भारत का किसान नहीं टिक पाएगा। अमेरिका में 8,000 किसान हैं जो कॉटन ग्रो करते हैं। भारत में 98 लाख किसान हैं जो कॉटन ग्रो करते हैं। अमेरिका में एक किसान का जो क्षेत्र है या रकबा है कि कॉटन का एरिया जो उसका है वो 600 हेक्टेयर से अधिक है। हम जानते हैं कि भारत के किसान जो हैं वो 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ तक ही उनका रकबा सीमित है। जो टोटल सब्सिडीज कॉटन पे किसानों को मिलती है अमेरिका में वो $1 लाख से हर साल अधिक है। हमारे देश में किसानों को $27 की मात्र सब्सिडी मिलती है। आप कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपटीशन में ला सकते हैं? और ये कहना कि हमारे किसान जो हैं, ऑब्वियसली देश का प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने किसानों के वर्चस्व को बचाएं, और वो बहुत जरूरी है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारत ने जितनी भी ड्यूटीज लगाई हैं अमेरिकन जो इंपोर्ट्स होते हैं वो हमें समझना है कि वो, और या हमने अपने एक्सपोर्ट्स के लिए भी जब लगाई हैं, टैरिफ्स लगाए हुए हैं, हमें समझना है कि वो WTO के बिल्कुल अनुकूल है। हमने कोई उसको वॉयलेट नहीं किया है, लेकिन अमेरिका का एक प्रयास रहा है। भारत पर 26% का टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हो चुका है। शेयर बाजार में गिरावट तो है, लेकिन हाहाकारी गिरावट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि चिंताएं दूर हो गई हैं। ट्रंप अभी फार्मा सेक्टर पर अप्रत्याशित टैरिफ लगाने वाले हैं। उसका भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत के लोग ऐसे ही कम कमाई और महंगाई की मार झेल रहे हैं, उन्हें तो उसी से राहत नहीं, तो ट्रंप की आफत को लेकर क्या हाय तौबा करें। ट्रंप के टैरिफ के कारण 9 अप्रैल को कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $57 प्रति बैरल हो गया। बताते हैं कि 2021 में इतना हुआ था, लेकिन भारत में कोई परेशान नहीं कि यहां पेट्रोल करीब 95 से लेकर 100 रुपए लीटर से सस्ता होगा या नहीं। आखिर करीब 100 रुपया लीटर पेट्रोल होने पर लोगों की इस खुशी का राज क्या है? भारत के राजकोष में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से कितना पैसा जमा होता है आपको बता रहा हूं। संसद में सरकार ने बताया है 2019-20 में 5.5 लाख करोड़ का टैक्स जमा हुआ, 2020-21 में 6.72 लाख करोड़ जमा हुआ, 2021-22 में बढ़कर 7.74 लाख करोड़ हुआ, 2022-23 में 7.48 लाख करोड़ टैक्स जमा हुआ, 2023-24 में बढ़कर 7.51 लाख करोड़ टैक्स जमा हुआ। आप देख लीजिए 5 साल में पेट्रोलियम टैक्स करीब 2 पौने 2 लाख करोड़ बढ़ चुका है।
आपकी खुशी के लिए बता देना चाहता हूं कि इसी 1 अप्रैल से पूरे भारत में टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। 4 से 5% तक टोल टैक्स बढ़ा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ही बयान है कि 2022-23 के दौरान टोल टैक्स से 41,342 करोड़ की वसूली हुई, जिसे 2030 तक 1,30,000 करोड़ तक ले जाने का इरादा है, उनका बयान है। लेकिन 2 अप्रैल को राज्यसभा में सरकार ने कह दिया अब ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। क्या इसलिए टारगेट गायब कर दिया गया ताकि बार बार हेडलाइन न बने? लिख कर दिया है सरकार ने राज्यसभा में कि कोई टारगेट नहीं है और टोल टैक्स भी उधर बढ़ता जा रहा है। टोल टैक्स बढ़ा रहे हैं लेकिन टारगेट नहीं बता रहे, क्योंकि लोग टोल टैक्स से तंग आ गए हैं। कई बार लगता है कि भारत के लोग सड़क बने इसलिए इनकम टैक्स देते हैं, भारत के लोग सड़क बने इसके लिए जीएसटी देते हैं, भारत के लोग सड़क बने इसके लिए टोल टैक्स देते हैं, भारत के लोग सड़क बने इसके लिए रोड टैक्स देते हैं। ऐसा लगता है कि भारत के लोग सड़क बनवाने के लिए काम करते हैं, टैक्स देते रहते हैं। भारत की जनता टैरिफ और टैक्स के भंवर में फंस गई है। अमेरिका में लोग परेशान हैं कि ट्रंप समर्थक जो दावा कर रहे हैं क्या वैसा ही होगा। वहां पर रोज इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन सरकार के सचिवों और राष्ट्रपति से सवाल भी हो रहे हैं क्या भारत में ऐसा हो सकता है। आप देखिए ट्रंप ने कितना भाषण दिया है, उनसे कितने सवाल हुए और उसकी तुलना भारत से कर लीजिए। जिस भारत का प्रेस सरकार से 2 सवाल ठीक से नहीं पूछ पाता, उस भारत के एक्सपर्ट बहुत ईमानदारी और साहस से लिख रहे हैं टैरिफ से कोई नुकसान नहीं, और आप यकीन कर रहे हैं। करना चाहिए। जब आप टोल से लेकर टैक्स दे रहे हैं, 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा सकते हैं, कि सड़क बन रही है, तो इस पर भी यकीन कर लीजिए कि टैरिफ से भारत को फायदा है। लेकिन भारत का संदर्भ अमेरिका में किसी और रूप में भी दिया जा रहा है। एक अर्थशास्त्री है मार्टिन वुल्फ, उन्होंने 1970 के दशक के भारत का अध्ययन किया है। उनके अनुसार उस समय पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे संरक्षित थी, एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था थी। आयात काफी कम होता था, लेकिन भारत व्यापार सरप्लस देश नहीं बन पाया। आयात पर टैरिफ लगा देने से भारत निर्यात से ज्यादा नहीं कमा रहा था, काफी कम कमाता था। ठीक ऐसा ही अमेरिका के साथ होने जा रहा है। आयात और निर्यात दोनों घटेगा, जैसा कि जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट का तर्क है। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव अमेरिका पर पड़ने की संभावना है। संरक्षण आमतौर पर अपनी ही टीम का गोल करने जैसा होता है, सेल्फ गोल। ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका में ऐसा कहने वाले खूब हैं और उनके कहने पर कोई रोक नहीं। अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सचिव लॉरेंस समर्स ने कहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बाजार इससे भी नीचे आएगा, 20 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों की आमदनी जो इस समय $5,000 से अधिक है घट जाएगी। लेकिन ट्रंप के समर्थक भी टैरिफ नीति का बचाव उसी दमखम से किए जा रहे हैं। ट्रंप के समर्थक है सेनेटर जॉन बर्रासो। उनका कहना है कि ट्रंप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को $29 अरब का बीफ निर्यात करता है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया में हमबर्गर तक नहीं बेच पाते। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का कहना है कि चीन मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था अमेरिका और पश्चिम को होने वाले निर्यात पर टिकी है। चीन को पहली बार पता चल रहा होगा कि अमेरिका में कोई राष्ट्रपति आ गया है जो उनसे झुकने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, दबाव में आने वाला नहीं। हर कोई अलग अलग उदाहरण दे रहा है, कोई बीफ का, कोई मुर्गी का। एक एक आइटम लेकर अगर टैरिफ पर बहस होगी तो दुनिया के हाथ में केवल बचेगा अंडा। बेडरॉक रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी है, इसके सीईओ जैक डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति को संभाल चुके हैं। अब इनका भी इंटरव्यू चल रहा है कि ट्रंप किस टाइप के आदमी हैं। कहते हैं ट्रंप को पावर का रुतबा जताना बहुत पसंद है, ऐसा वो अपने बचाव में भी करते हैं ताकि कोई उन पर हावी ना हो जाए। अगर कोई उनकी तरफ अटैक करने लगे तो वो उससे भी आगे बढ़कर जवाब देते हैं। ट्रंप को लगता है वो बाकी सबसे ज्यादा स्मार्ट है, पूरी दुनिया में उनसे अच्छा नेगोशिएटर, मोल भाव करने वाला नहीं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो किसी की नहीं सुनते, जिनकी वो सुनते हैं वो अक्सर उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते। बेडरॉक के सीईओ एक किस्सा बताते हैं कि अटलांटिक शहर में एक आदमी एक न्यूज़लेटर लिखा करता था। उसे इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन वो हर न्यूज़लेटर की शुरुआत में ट्रंप की तारीफ करता था और उसके बाद कुछ भी डेटा छाप देता था, फिर दोपहर तक नशे में डूब जाता था। उस आदमी की बात पर ट्रंप भरोसा करते थे और मुझे फोन कर कहते थे ऐसा करना चाहिए। तब मैं पूछता था आपको यह सुझाव किसने दिया, तो ट्रंप बताते थे कि उस आदमी ने दिया है। वो आदमी कभी ट्रंप की बात को काटता नहीं था, हमेशा उनसे सहमत होता था और तारीफ करता था। बस इतना ध्यान रखिए कि बेडरॉक जैसी कंपनियां नव उदारवाद की बहुत बड़ी लाभार्थी हैं, तो इस वजह से भी ट्रंप की आलोचना हो सकती है।
बेडरॉक कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू सीएनएन पर चल रहा था, उसी से बता रहा हूं। भारत में मलयालम में एक फिल्म बनी है एम्पुरन। इस फिल्म में गुजरात दंगों का प्रसंग आ गया तो निर्देशक के यहां छापे पड़ गए। उस हिसाब से तो बेडरॉक कंपनी अभी तक बंद हो जानी चाहिए थी, जिसका सीईओ टीवी चैनल पर आकर राष्ट्रपति ट्रंप के सनकी होने का किस्सा सुना रहे हैं। क्या भारत में पॉसिबल है? अमेरिका में लोग जानना चाहते हैं ट्रंप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो किसकी बात सुनते हैं? अपने हिसाब से फैसला लेते हैं या कोई एक्सपर्ट की टीम है? ट्रंप ने 1999 में कहा था उनका कोई दोस्त नहीं, किसी से दिल की बात नहीं करते। अरे भाई, मन की बात तो कर सकते हैं, किससे करते होंगे? अमेरिका में रेडियो की तो कमी नहीं। बेडरॉक के सीईओ जैक ओडोनल कहते हैं कि मैंने 4 साल उनके साथ काम किया है। उस दौरान उन्होंने कभी किसी को अपना दोस्त नहीं कहा, मैंने किसी को उनके साथ नहीं देखा। इसलिए जो वो आज कर रहे हैं वो कर पाना उनके लिए आसान है। किसी पर भरोसा नहीं करते। शायद इसी कारण से अमेरिका के जो भी ऐतिहासिक रूप से दोस्त रहे हैं उन पर भी भरोसा नहीं करते। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेटो जैसे संगठन और कई देशों ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन ट्रंप उन्हें इस तरह देखते हैं जैसे उन्हें जानते तक नहीं और आसानी से दरकिनार भी कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की केवल जान पहचान होती है, उनका कोई दोस्त नहीं होता। अब देखिए बेडरॉक कंपनी के सीईओ क्या कह रहे हैं। ट्रंप का कोई दोस्त नहीं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी तो ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को दोस्त समझने में गलती कर रहे हो? मुझे लगता है कि ट्रंप को अपना दोस्त समझने में एम से एक और हैं जो गलती कर बैठे, मस्क। कितने करीबी लग रहे थे जब ट्रंप आए, बाल बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप नीतीश कुमार की तरह हैं, फैसले सारे मस्क ले रहे हैं। लेकिन मस्क ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना कर रहे हैं। मस्क के भाई टैरिफ नीति की आलोचना में पोस्ट लिख रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका और यूरोप के बीच टैरिफ 0 होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मस्क चाहते हैं कि ट्रंप टैरिफ को लेकर थोड़ा धीरे चलें। मस्क खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। वे ट्रंप के समर्थक ही हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही रास्ता है। अभी रुकिए, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, धीरज के साथ आपको सुनना पड़ेगा। मस्क ने ट्रंप से अलग लाइन ली तो मस्क पर ट्रंप के एक बड़े करीबी ने अटैक कर दिया। इनका नाम है पीटर नवारो, ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार। मस्क ने इन पर व्यंग्य किया है कि हार्वर्ड से पीएचडी हैं। इस मामले में मस्क पूरी तरह से भारतीय लगते हैं। भारत में भी लोग पीएचडी वालों का मजाक उड़ाते हैं। नवारो पर हमला करते हुए मस्क ने ट्वीट कर दिया कि हार्वर्ड से पीएचडी अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। सीएनबीसी के एक कार्यक्रम में नवारो ने कह दिया कि मस्क गाड़ी बनाते नहीं, असेंबल करते हैं। झगड़ा यहां तक पहुंच गया है, झोटा झोटी ही बाकी है। जवाब में मस्क ने ट्विटर पर नवारो के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, कहा उन्हें कुछ नहीं आता। मस्क हार्वर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मस्क से बहुत पहले भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने हार्वर्ड का मजाक उड़ा दिया था। यह और बात है कि उनके हार्ड वर्क से अच्छे दिन नहीं आए। तो कितनी चीजें आपको बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं। जेएनयू में पीएचडी करने वालों का बीजेपी के नेताओं ने कितना मजाक उड़ाया। लगता है इन विचारों की आत्मा अमेरिका में प्रवेश कर गई है। ट्रंप के लिए जंतर मंतर पर हवन का निश्चित रूप से कुछ असर हो गया है। मस्क भी करीबी, नवारो भी करीबी और दोनों के बीच तू एंड मैं। बात यहां तक आ चुकी है कि व्हाइट हाउस को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। प्रेस वार्ता में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस मतभेद को स्वीकार किया। कैरोलिन लिविट ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ट्रेड और टैरिफ पर दोनों की काफी अलग समझ है। लड़के तो लड़के रहेंगे, हम उन्हें सार्वजनिक मंच पर लड़ते रहने देंगे। आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम इतिहास का सबसे पारदर्शी प्रशासन है। यहां दुनिया अंधेरे में जा रही है, उधर लड़के तो लड़के ही रहेंगे टाइप का माहौल बन रहा है। खैर, इस नवारो तक ट्रंप कैसे पहुंचे इसकी कहानी बहुत मजेदार है। अब हम कंफर्म नहीं कर सकते तो सुना नहीं रहे, फिलहाल रहने देते हैं। इन्हें चीन को खत्म करने का आइडिया आया तो इन्होंने किताब लिख दी और अब ट्रंप के काफी नजदीक हैं, ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार बन गए। कहा जा रहा है कि ट्रंप की मौजूदा नीतियों के पीछे इसी नवारो का हाथ हो सकता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी नवारो व्यापार के सलाहकार थे, खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। वियतनाम ने कहा है कि अमेरिका के साथ 0 टैरिफ की नीति रखना चाहता है, तो नवारो ने कह दिया इस ऑफर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे अमेरिका के साथ टैरिफ के अलावा चीटिंग करते हैं। नवारो बयान दे रहे हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देश निर्यात सब्सिडी दे रहे हैं, मुद्रा से छेड़छाड़ कर रहे हैं और खेती के माल को संरक्षित रखने के लिए मनगढ़ंत रुकावटें पैदा कर रहे हैं। एक अन्य साक्षात्कार में कह चुके हैं कि ट्रंप के लगाए टैरिफ अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती साबित होने जा रही है। नव उदारीकरण की आंधी में सब ठीक है, इस भ्रम में कभी मत रहिए। बाजार की पूंजी चंद लोगों के हाथ में चली गई, अमीर ही अमीर हुए और एकाधिकार ही मजबूत हुआ। यह स्वस्थ पूंजीवाद नहीं है।
जो सरकार के साथ है वही उद्योगपति तरक्की कर रहा है, उद्योगपति सरकार चला रहा है, जनता सड़कों पर मार खा रही है। लेकिन ट्रंप का रास्ता तबाही की ओर ले जाएगा या वाकई टैरिफ से अमेरिका में कमल का फूल खिल जाएगा? ट्रंप के समर्थकों को भरोसा है कि ट्रंप कुछ नया करने वाले हैं, उन्हें समय मिलना चाहिए। उन्हें लगता है कि उदारवाद को भी समय मिला। अमेरिका में रोनाल्ड रेगन और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के विचारों को लंबा समय दिया गया है। एक नई दुनिया बनने जा रही है तो झटके लगेंगे, लेकिन हम भारतीयों को इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने तो नोटबंदी के झटके से नया भारत बनाने का खेल देख लिया है। जो देश नोटबंदी को झेल सकता है उसके लिए यह सब कुछ नहीं। अमेरिका लड़ रहा है, यह बड़ी बात है। ट्रंप के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर है, अदालतों में है। लड़ ट्रंप भी रहे हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। बस केवल फत्ते नहीं बोल रहे, ईर बोल रहे हैं, बीर बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।